इस क्वांटिटी को हम डिवाइड कर सकते हैं, और एक होती है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, नॉन फिजिकल। और ये क्या होती है? देखिए, जिस क्वांटिटी को हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं, जिस क्वांटिटी को हम मेज़र कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, जिस क्वांटिटी को हम मेज़र कर सकते हैं उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, और जिसको हम मेज़र नहीं कर सकते उसको हम नॉन फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, फिजिकल क्वांटिटी, एंड दिस इज द सेकंड वन, ये आपकी हो गई फर्स्ट, और ये होगी आपकी इसकी सेकंड, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। दोनों ही क्वांटिटी तो हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा पहले डिवाइड कर देना चाहिए कि सभी क्वांटिटी को क्या हमें पढ़ना है या नहीं पढ़ना। हमें पढ़ना है सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी को। तो क्वांटिटी कौन सी होती है? विच कैन बी मेजर्ड, जिसको हम मेजर्ड कर सकें, एंड नॉन मेजरेबल, इसको हम मेजर नहीं कर सकते। द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल, और नॉन फिजिकल जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। तो एग्जाम्पल बहुत से हैं आपके आजू बाजू, आप देखेंगे कि बहुत सी हम डेली लाइफ में ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करते हैं और उनको मेज़र भी करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी ग्रॉसरी शॉप पर जाते हैं तो वहाँ कुछ आइटम खरीदते हैं। सपोज़ आपको कहा गया कि आप शुगर और ऑयल लेकर आइए, और आप पूछते हो कितना लेकर आना। तो जब आप कितने की बात करते हैं तो आपको ये बताना पड़ता है कि मुझे 2 kg चाहिए, और अगर ऑयल की बात करें तो हमें ये बताना होगा कि जिसमें वो क्वांटिटी मेज़र की जाती है, यानी हम उसको लीटर में बताएंगे कि कितने लीटर में चाहिए। तो यानी कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो हम मेज़र कर सकते हैं। तो हम जैसे अगर हम उसका वेट मेज़र कर रहे हैं तो वो हो गया आपका मास, इसका एग्जांपल हो गया। ठीक है, अगर हम ये बताएं कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन योर होम एंड स्कूल, तो आप बताओगे कि 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर। तो ऐसी एक क्वांटिटी आपके पास है, डिस्टेंस, है ना, ये होगी डिस्टेंस आप मेज़र कर सकते हैं। नॉन फिजिकल क्वांटिटी में इसमें बहुत सारे एग्जांपल आप दे सकते हो। आप वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम हम मेज़र करते हैं। जैसे हमने बताया, ऑयल की बात की हमने, कितना लीटर चाहिए, तो वो क्या बता रहे हो? वॉल्यूम बता रहे हो। आप प्लॉट का एरिया बताते हो, है ना, तो वो भी आप मेज़र करके ही बताते हो, यानी मेजरेबल क्वांटिटी। नॉन फिजिकल क्वांटिटी में जो मेज़र नहीं की जाती कौन सी होंगी? तो ऐसे ही जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू, है ना, आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो मुझे अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम हैप्पी। लेकिन ये जो हैप्पी वर्ड है ये मेरी फीलिंग है ना, और ये भी एक क्वांटिटी तो है, लेकिन इसको हम मेज़र नहीं कर सकते। ठीक, तो आप बता सकते हो किसी को कि आप किसी को देखकर आपको कितना अच्छा लगा? नहीं बता सकते। तो इस तरह से ये जो वर्ड हुआ आपका, है ना, जो क्वांटिटी हुई, क्वांटिटी तो है, तो हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस क्या हुआ? इस तरीके से और बहुत सी क्वांटिटीज़ हो सकती हैं। आई लव यू, हाउ मच यू लव मी, तो आप किसी को समझा नहीं सकते ये बात कि कितना आप उसको प्यार करते हो या कितना आप उसको नफ़रत करते हो। तो इस तरह से ये जो वर्ड्स हो गए, लव, है ना, हेट, ये सब चीज़ों को आप नाप नहीं सकते, किसी को समझा नहीं सकते कि कितनी हो सकती है। तो ये छोटी सी बात है, यहाँ बात इसकी ख़त्म हो जाती है। क्वांटिटी क्या होती है और 2 तरह की क्वांटिटी कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। भाई, जिसको मेज़र किया जा सकता है उसी को तो पढ़ेंगे, जिसको मेज़र ही नहीं किया जा सकता उसके बारे में क्या पढ़ें। ठीक, तो ये आपकी क्वांटिटी होगी। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना बात फिज़िकल क्वांटिटीज से। इसकी हम बात करेंगे क्योंकि हमें ये पढ़ना है फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फिज़िकल क्वांटिटी क्या होती है? फिज़िकल क्वांटिटी, तो फिज़िकल क्वांटिटी जैसे आपने नाम अभी हमने लिए पीछे, मास है, वॉल्यूम है, एरिया है, ये सारी क्वांटिटी हैं, और ये कुछ नाम हैं अलग अलग, आपने ये नाम सुने भी हुए हैं। और अभी आप 11th क्लास और 12th क्लास में ऐसे बहुत से नए नाम आप सुनोगे जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ के नाम हैं, जो पहले आपने नहीं सुने। यानी जो सुने हुए हैं, जो नहीं सुने, ये कुछ नाम ही तो हैं। तो फिज़िकल क्वांटिटी क्या है? ये किसी भी ऑब्जेक्ट की एक ऐसी प्रॉपर्टी है, या ये कहें एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है, एक ऐसा फिनोमिना जो रिप्रेजेंट करे, ठीक है ना, जो जिसका हमने कोई नाम रख दिया है ना। तो जैसे हमने स्कूल से वहाँ तक डिस्टेंस मेज़र की, तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, हम क्या मेज़र कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमें कुछ नाम देना पड़ा स्टार्टिंग में उन सब चीज़ का। कोई नई फिज़िकल क्वांटिटी जब बनती है तो उसका एक नाम रखना पड़ता है। कभी कभी उसका नाम हम
किसी जिसने उसको डिस्कवर किया है, जिसने उसके बारे में पहली बार बताया, उसके ऊपर रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो फिज़िकल क्वांटिटी की अगर आप डेफिनेशन देखें तो ये क्या होगी, तो फिज़िकल क्वांटिटी इज़ अ नेम। ठीक है, ये एक नाम है। अगर हम बिल्कुल सिंपल वर्ड में समझें कि फिज़िकल क्वांटिटी एक नाम होता है। इट इज़ क्या करेंगे, इट इज़ अ नेम, है ना, ऑफ, इट इज़ अ नेम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, किसी भी ऑब्जेक्ट की हो सकती है कैरेक्टरिस्टिक, या हम बहुत सिंपल में आप समझें प्रॉपर्टी हो सकती है उसकी, किसी ऑब्जेक्ट की, है ना। इट इज़ अ नेम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, प्रॉपर्टी और फिनोमिना, है ना, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी के नाम को हम एक फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। और ये कहाँ हम नाम रखते हैं, इन आवर नेचर, हम अपने नेचर में इस बात को करते हैं कि हमने कुछ नाम रख दिया। जैसे आपने लेंथ कहा, मास कहा, है ना, वॉल्यूम कहा, ये हमने किसी ने नाम रखे और उसी नाम को हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। ठीक है, अब फिज़िकल क्वांटिटी से हम आगे अगर बात करें तो सबसे पहले कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ आई होंगी, वहाँ पर हम बात करेंगे। फिज़िकल क्वांटिटीज़ बहुत सारी हैं और फिज़िकल क्वांटिटीज़ नई नई आएंगी तो आप उसके नाम को भी जानेंगे, लेकिन उसको जानने से पहले हमें उन सब की स्टडी, जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ हो जाएंगी तो उनकी स्टडी करने में हमें प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि उसके अंदर जब कैलकुलेशंस होंगी तो सभी के लिए हमें कुछ ना कुछ नोटेशन यूज़ करनी पड़ेगी कि कौन सी क्वांटिटी उस मेजरमेंट में कितनी है। ठीक है, तो हम अगर मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ आपको, मैं एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए। देखिए, मैं इसको समझाने के लिए, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को समझाने के लिए मेरे पास ये एक, मैं दो ऑब्जेक्ट लिए मैंने। ठीक है, अब इन दो ऑब्जेक्ट में मैं एक प्रॉपर्टी, इन ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी की तरफ इशारा करना चाहता हूँ। सपोज स्टार्टिंग में हमारे पास कोई फ़िज़िकल क्वांटिटी नहीं है, तो इसके अंदर एक ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटी है जो इसके अंदर तो कम है और इसके अंदर ज़्यादा है। ठीक है, तो मुझे एक नाम की ज़रूरत पड़ेगी जो मुझे बताना पड़ेगा कि हाँ ये वाला नाम है जो इसका तो कम है और इसका ज़्यादा है। और आप जानते होंगे बिल्कुल सही, वो क्या है, लेंथ। ये जो स्केल है छोटा है, ये स्केल बड़ा है मैं कहूँगा, तो किस चीज़ की वजह से बड़ा है, तो मुझे एक नाम की ज़रूरत पड़ी और उस नाम को मैंने लेंथ कहा। तो अब जो मैं बात बताने जा रहा हूँ वो है कि जो फिज़िकल क्वांटिटी हैं ये दो तरह से हम इनको लिखते हैं। तो ये फिज़िकल क्वांटिटी एक होती है जो मैं लिखना हूँ, जैसे मैंने यहाँ सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, मैंने आपको समझाया जो लेंथ के बारे में, लेंथ। ठीक है, तो इसके लिए मुझे एक नाम चाहिए था क्योंकि मैं इसे किसी और चीज़ से स्पेसिफाई नहीं कर सकता, समझा नहीं सकता था। तो ये मेरा बेस था किसी चीज़ को जानने के लिए, यानी इस प्रॉपर्टी को जानने के लिए मेरा बेस है। तो ऐसी इस तरह की फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं फंडामेंटल, फंडामेंटल। ठीक है, और इसको हम बेस भी बोलते हैं, बेस क्वांटिटी। तो पहली जो है मैंने आपको जो समझाई वो थी लेंथ, पहली, नंबर 1। ठीक है, जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटी आप पढ़ोगे उसमें कुछ क्वांटिटीज़ जो होती है फंडामेंटल होती हैं। और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ठीक है, अगर इसकी डेफिनेशन दें तो ये वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं जो किसी और फिज़िकल क्वांटिटी की हेल्प से या समझाने के लिए किसी और फिज़िकल क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम ये कह सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर, इसकी डेफिनेशन हम इसको लिखेंगे, अ फिज़िकल क्वांटिटी, a physical quantity which does not depend on any other physical quantity, जो किसी और दूसरी फिज़िकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती। इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए कुछ और क्वांटिटीज़ होंगी जो आपने वो भी पढ़ी हुई हैं, उसको हम बोलते हैं डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटी। तो स्टूडेंट, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपके लिए हेल्पफुल है तो इसको आप नोट ज़रूर करें,
क्योंकि बिना नोट किए आपका जो टाइम होगा वो इतना यूज़फुल फ्रूटफुल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा इसका अपोजिट होता है, अ फिजिकल क्वांटिटी, है ना, विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, विच कैन एक्सप्रेस्ड, है ना, यहाँ तो डिपेंड नहीं करती, विच एक्सप्रेस्ड विथ द हेल्प ऑफ वन और मोर देन वन फिजिकल क्वांटिटी, यानी एक या एक से ज़्यादा फिजिकल कौन सी, वन एंड मोर देन वन फंडामेंटल क्वांटिटी, ये डिपेंड करती है, ठीक है। तो दो तरह की होगी, तो मैंने एक आपको बताई कि बेस यूनिट किस तरह से बनी। अब मैं आपको दूसरी तरफ ले चलता हूँ और एक ऑब्जेक्ट की एक और प्रॉपर्टी की तरफ ध्यान दिलाने की कोशिश करता हूँ, और वहाँ से हम ये एक फीलिंग लेकर आते हैं कि हाँ दूसरी यूनिट कैसे बनी, और ऐसी फिर थोड़ी सी बन जाएंगी, उसके बाद आप समझ जाओगे। इसलिए आपके सामने ये दो ऑब्जेक्ट मेरे सामने हैं, और मैं आपको इसकी एक ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक की तरफ बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो मुझे फील हो रही है। ये जो क्वांटिटी है मेरे हाथ पर ज़्यादा फील हो रही है और इस हाथ पर कम फील हो रही है, ठीक है। तो मुझे एक वर्ड चाहिए ताकि मैं इसको, इस कैरेक्टरिस्टिक को और इस प्रॉपर्टी को नाम दूं, ताकि मेरे लिए फिर आसान हो जाए समझना भी और समझाना भी। तो ये आप जानते हो बिल्कुल, कुछ आपने सही समझा, ये क्या है, ये है इसका वेट। इसमें क्योंकि स्टोन है तो ये काफ़ी हैवी है और ये लाइट है, तो मैंने इसको किसके बेस पर इसको मैंने हैवी कहा और किसके बेस पर मैंने इसको लाइट कहा। मुझे इसके लिए एक नाम चाहिए, एक ऐसा नाम जिसके बगैर मैं इसको समझा नहीं सकता, यानी ऐसी चीज़ को ही तो हम बेस कहते हैं। तो इस तरह की प्रॉपर्टी जो किसी चीज़ की क्वांटिटी के यानी भार को बताए, वेट को बताए, तो यही एक और क्वांटिटी होती है जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। और ये पहली जो हमने बताई थी वो थी लेंथ, ठीक है, और दूसरी आपके साथ पास आई मास, ये होती है मास, ये वेट को बताती है। तो ये हमने नाम रखा स्टार्टिंग में, किसी लेंथ रखा गया, मास रखा गया, ये नाम है, और ये नाम ही को हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। और ये बिल्कुल बेसिक हैं, इनको समझाने के लिए हमें किसी और फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप में ही सफिशिएंट होती हैं, ठीक है। हमने इसको नाम दिया स्टार्टिंग में, और इसके हेल्प लेकर हम बहुत सारी और फिजिकल क्वांटिटी को समझाएंगे, उनको हम बोलेंगे ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, ठीक है। अब इस हाथ के साथ मैं बताता चलूँ, जैसे एक इसका एग्जांपल अगर हम लें, मान लीजिए एक हम लेते हैं, तो मान लीजिए हम लेते हैं एरिया, ठीक है। अब एरिया आप लेते हैं तो एरिया के अंदर क्या होता है, एरिया में आती है लेंथ है ना, इनटू ब्रेड्थ, ये आती है। तो आपने कहा सर एक नई क्वांटिटी आ गई ब्रेड्थ। अब फिजिक्स के अंदर हम यहाँ जो है आप जानते हो, लेंथ और ब्रेड्थ को कुछ अलग अलग नाम दिया गया ताकि हम अलग अलग समझ सकें, भाई ये किसी चीज़ की लंबाई है, ये चौड़ाई है। लेकिन फिजिक्स में इनका जो नेचर होता है वो सेम ही होता है, ये भी डिस्टेंस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी डिस्टेंस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये इनका नेचर जो है फंडामेंटल क्वांटिटी के हिसाब से ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है। तो एरिया एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन ये डिपेंड करती है समझने के लिए कि हमें लेंथ को बताना पड़े। तो जब हम एरिया को समझाएंगे किसी को तो हमें उसका लेंथ का यूज़ करना पड़ेगा, भाई एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी ये लेंथ होगी और ये ब्रेड्थ होगी, यानी 2 टाइम्स उसके अंदर लेंथ इंक्लूड होगी। तो एरिया जो होगा वो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होगी जो लेंथ पर डिपेंड करती है, तो एक पर या एक से ज़्यादा भी डिपेंड कर सकती है। अब हम तीसरी और चौथी, इस तरह की जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ इकट्ठी की गई हैं स्टूडेंट्स, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं 7, ठीक है। वो क्या क्या है वो मैं पहले आपको लिख देता हूँ यहाँ पर। तीसरी है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है वो है आपकी टाइम, ठीक है। टाइम को समझने के लिए भी हमें इसका नाम दिया गया और उसके बाद हम टाइम को समझ पाए। और कुछ फिजिकल क्वांटिटी आप आगे पढ़ेंगे, कुछ आपने पढ़ी होगी। एक है आपका इलेक्ट्रिक करंट, जो आपने 10th में पढ़ा और अब ये 12th में आप पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, ये भी आपका। और टेम्परेचर, ये आपकी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। 6th आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस,
इसके बारे में भी आप पढ़ चुके हो, ठीक है, ये भी बताऊंगा क्या होता है। और 7th जो है आखिरी इसका वो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट सिंपल शब्दों में कहें तो चमक। कोई भी आप बल्ब जलाएंगे तो उसकी चमक होगी, लेकिन सभी बल्ब की चमक अलग अलग होती है, ट्यूबलाइट की चमक अलग होती है ना। तो वो जो चमक आती है उसको हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। तो इसके बारे में थोड़ी मैं बता देता हूँ, बाकी तो आप जानते हो टाइम, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, टेम्परेचर वगैरह। तो जब हम मान लीजिए किसी की चमक को कैलकुलेट करना चाहें, क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल भी है, तो कैसे कैलकुलेट किया जाए, कैसे इसको समझाया जाए। तो मान लीजिए आपने एक बल्ब लगाया और उसकी चमक को आपने पूछा ये कितनी है, आप इसको कैलकुलेट करके बताइए। तो उसको स्टार्टिंग में क्या किया कि एक शीट ली गई, एक स्क्रीन ली गई, और उस स्क्रीन के ऊपर देखा कि उसकी कुछ चमक आ रही है। अब इसको नापने के लिए कुछ हमारे पास इंस्ट्रूमेंट तो था नहीं, तो क्या किया गया, इसके दूसरी साइड में एक कैंडल का यूज़ किया गया और देखा कि इसकी चमक और इसकी चमक में कुछ फ़र्क तो नहीं है। तो देखा कि इधर तो बहुत कम है चमक, और जहाँ पर बल्ब लगा हुआ था वहाँ पर चमक बहुत ज़्यादा है, यानी ये दोनों इक्वल नहीं है। तो उसको बराबर करने के लिए हमें कैंडल को बढ़ाना पड़ा। तो हमने 2 कैंडल लगाई, तब भी चमक बराबर नहीं हुई, 3 लगाई, 4 लगाई। तो इस तरह से हमने कैंडल बढ़ाते चले गए, और एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, यानी जब कुछ नंबर ऑफ कैंडल्स हो गई, तो हमने देखा कि चमक अब बराबर हो गई। मान लीजिए हो सकता है कि 20 कैंडल लगाई और उस पर्टिकुलर बल्ब के बराबर हमने चमक दोनों तरफ देखकर समझ लिया, हाँ यहाँ पर दोनों चमक बराबर है। तो उसको कहा गया कि इस बल्ब की कितनी चमक है, तो उसका कहा गया दिस इज 20 कैंडल, ठीक है। तो इस तरह से इसका इंटेंसिटी ऑफ लाइट का जो है मेजरमेंट आई, और उसको फिर यूनिट भी बनाया गया, ठीक है। अभी हम यूनिट की बात अभी आगे वाले इसके बाद वाले स्लाइड में करेंगे। तो ये आपकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट थी जिसको कैंडल से जोड़ा गया, ठीक है। सभी को किसी न किसी चीज़ से जोड़ा जाएगा, तो हम बात करेंगे अगले वाले टॉपिक में। इसके बाद यहाँ पर कुछ और हम नाम दे देते हैं एरिया के अलावा। तो यहाँ पर ये तो 7 होती हैं, ठीक है, लेकिन ये बहुत काफ़ी होती हैं, जितनी भी आप पढ़ोगे सारी इनको छोड़कर वो बाकी सारी ड्राइव्ड यूनिट्स आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर होती हैं वेरियस डिराइव्ड यूनिट्स, यानी आप बहुत सारी यूनिट्स पढ़ने वाले हो एक में, ठीक है। तो कुछ नाम और दे देते हैं, जैसे एक हो गया आप पढ़ते हो स्पीड के बारे में। अब ये ड्राइव्ड यूनिट्स क्यों हैं? क्योंकि ये होती है डिस्टेंस और इसमें टाइम। अब इसमें लेंथ का रोल है, यानी ये डिस्टेंस क्या होती है, लेंथ होती है, ठीक है। हम फंडामेंटल यूनिट में बात करें, और टाइम तो टाइम है। तो लेंथ और टाइम 2 फंडामेंटल यूनिट का यूज़ हुआ, इसलिए ड्राइव्ड यूनिट है। इस तरीके से हम और निकाल सकते हैं फोर्स। ये आप पढ़ चुके हो फोर्स के बारे में। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मास क्या होता है, मास तो मास ही है, और एक्सेलरेशन क्या होता है, ये होता है लेंथ इनटू टाइम डिवाइड बाय टाइम स्क्वायर, तो ये होता है टाइम स्क्वायर, ठीक है। तो मास, लेंथ और टाइम, यानी 3 फिजिकल क्वांटिटी का इसमें इस्तेमाल हो रहा है, ठीक। और आप पढ़ते हो प्रेशर भी है एक। अब प्रेशर तो आप जानते ही होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या हो गया आपके पास, mL/t², और एरिया, यानी एरिया में क्या होती है, लेंथ होती है 2 टाइम्स, तो L²। तो ये इन फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो सम ड्राइव्ड यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स इतना समझ में आ गया होगा, और मेरे ख्याल से मज़ा आ रहा होगा आपको समझने में, और आगे और इसको कंटिन्यू करते हैं, और इसको आप नोट कर लें। तब तक सभी चीज़ों को नोट करते हुए चलें, ताकि बाद में आपको रिवाइज़ करने में इजी हो। और आपने अगर नोट कर लिया तो रिवीजन में सिर्फ आप वीडियो देखकर ही रिवाइज भी कर सकते हैं। चलिए, तो स्टूडेंट्स आप जान चुके हो अब फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में, कितनी तरह की होती हैं। फंडामेंटल क्या होती हैं, 7 क्वांटिटीज़ होंगी फंडामेंटल, और इसी तरह से ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ तो हम अब एक बाद एक पढ़ने वाले हैं। इसके बाद अब आता है मेज़रमेंट। हमें ज़रूरत पड़ेगी अब इन क्वांटिटीज़ को इनकी मेज़रमेंट करने की। तो जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर मुझे कुछ चीज़ बतानी है, किसी चीज़ का अमाउंट बताना है, किसी फिजिकल क्वांटिटी का, तो मुझे उसके अंदर 2 चीज़ें दिखाई देंगी, या 2 चीज़ें दिखाई देती हैं। अगर आप उस पर गौर करें, ऑब्ज़र्व करें कि जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं या कोई चीज़ बेचते हैं या किसी चीज़ के बारे में किसी चीज़ का अमाउंट बताते हैं, तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं। अगर आप ग्रॉसरी शॉप पर गए थे शुगर और ऑयल लेने के लिए, तो हमने क्या कहा था उससे कि हमें आप 2 और 2 नंबर, आपको याद होगा, हमने कहा था 2
शुगर के बारे में यूज़ किया था नंबर, और 2 ही हमने ऑयल के बारे में यूज़ किया था। ठीक है, तो क्या दोनों 2-2 कहने से बात समझ में आती थी? अगर वो हम ये कहें उस किसी ग्रॉसरी शॉप पर कि हमें 2 शुगर दीजिए और 2 हमें ऑयल दे दीजिए, तो क्या बात समझ में आती है? बिल्कुल समझ में नहीं आती। हमें उसके पीछे कुछ चीज़ को जोड़ना होता है। तो किसी भी क्वांटिटी के अमाउंट को बताने के लिए एक नंबर के साथ एक और चीज़ जोड़ी जाती है। ध्यान दीजिए, सभी फिज़िकल क्वांटिटी जितनी भी हम पढ़ेंगे, सभी का कुछ ना कुछ नंबर तो ज़रूर होगा जिससे उसके पता चलेगा कि क्वांटिटी कितनी है, और वो है क्या चीज़, उस फिज़िकल क्वांटिटी की एक और चीज़ साथ में जुड़ी हुई होती है। यानी सभी फिज़िकल क्वांटिटी के साथ ये चीज़ आपको मिलेगी। फिज़िकल क्वांटिटी हम नहीं पढ़ेंगे, या हमने जो पढ़ी हुई हैं, सभी के लिए एक चीज़ और होती है, और वो क्या होती है उसकी बात करेंगे। तो वो ही है इसकी सबसे पहली चीज़, यूनिट। तो यूनिट होगी, यानी यूनिट को हमें बताना होगा। हम ये कहेंगे कि हमें 2 किलोग्राम शुगर चाहिए, है ना। हम ये कहेंगे कि हमें 2 लीटर ऑयल चाहिए, तभी उसको बात पूरी समझ में आएगी। हम ये जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं, इनकी जो यूनिट होती है, ये ऐसा नहीं कि आप किसी भी यूनिट को किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी के साथ लगा दें। हम ये नहीं कह सकते कि हमें, आप क्या ये कहोगे कि हमें 2 लीटर शुगर चाहिए, है, तो आप हंसेगा कोई भी आपके ऊपर कि ये क्या कह रहे हो, गलत कह रहे हो। क्यों? क्योंकि हमने फिज़िकल क्वांटिटी अलग और जो उसकी यूनिट थी वो अलग यूज़ की है। तो हमें सभी फिज़िकल क्वांटिटी के लिए एक अलग यूनिट की ज़रूरत होती है, और वो हमें पता होनी चाहिए। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप मुझसे पूछते हो कि ये बताइए कि इस बोर्ड की लंबाई कितनी है, तो फिज़िकल क्वांटिटी में मैं यूनिट की जब बात करते हैं तो हम यूनिट खुद भी बना सकते हैं। जैसे मेरे पास कोई मेज़रमेंट, मेरे पास कोई स्टैंडर्ड नहीं है, मैं नहीं जानता यूनिट के बारे में, ठीक है ना। तो मैं क्या कहता हूँ, मैं इसको अपनी यूनिट बना लेता हूँ, और मैं बोलता हूँ कि ये डस्टर जो है मेरी यूनिट है किसकी, लेंथ की। तो डस्टर इज़ अ यूनिट फॉर मी। ठीक, मैंने क्या बनाई, एक डस्टर, है ना, इसकी जो लेंथ है उसको मैंने लेंथ की यूनिट बना लिया, एक डस्टर। अब मुझसे आप पूछोगे तो मैं मेज़र कर लूँगा यहाँ से 1, है ना, कितनी बार इंक्लूड हो रहा है ये इसके अंदर लेंथ में, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टाइम्स, मे बी सपोज 8 टाइम्स। तो मैं कहूँगा लेंथ ऑफ माई दिस बोर्ड इज़ 7 और 8 डस्टर, वेयर डस्टर इज़ अ यूनिट। तो इस तरह से यूनिट बनाई जाती है, और ये बड़ी चीज़ आसान भी है समझनी। ठीक है, हम भी बना सकते हैं। और पहले लोग अलग अलग टाइम पर अपनी अलग अलग यूनिट बनाकर उसको यूज़ किया करते थे। यहाँ पर इंडिया में कुछ और यूज़ कर रहे हैं, बाहर कुछ और अपनी यूनिट बनाई। जैसे आप पढ़ते हो डिस्टेंस के लिए हम फुट का इस्तेमाल करते हैं, यानी पैर से नाप लिया करते थे। पैर सबके अलग अलग होते थे, तो वो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट कहलाई जाते थे। बाद में इन सब चीज़ों को चेंज कर एक ही यूनिट बनाई गई जो आजकल यूज़ होती है, उसके बारे में भी हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो है यूनिट क्या है एक्चुअली, तो हम इसकी डेफिनेशन सबसे पहले लिखेंगे कि ये है क्या चीज़, यूनिट। तो मेजरमेंट करने के लिए हमें यूनिट का पता होना भी चाहिए, यूनिट क्या होती है। तो ये जो यूनिट है, इट इज़ अ, एक मिनट, ये तो बात है। सो मेजरमेंट के लिए, है ना, मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की हम बात करें, फिजिकल क्वांटिटी, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, इन्वॉल्व्स, देखिए, इन्वॉल्व्स कंपैरिजन। देखिए, कंपेयर करना होता है। जैसे आप लेंथ की बात करें, मैंने स्केल लिया, ये छोटा है ये बड़ा है, तो आप पूछो कितना छोटा कितना बड़ा, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, है ना। इट इज़ कंपैरिजन विथ सर्टेन बेसिक, ठीक है, कोई ऐसी बेसिक चीज़ जिससे हम उसको कंपेयर करें, with a certain basic arbitrary chosen। ठीक है, और इसमें क्या खास बात होनी चाहिए, जैसे मैंने बताया अभी आपको कि अलग अलग यूज़ की जाती थी, लेकिन ऐसी होनी चाहिए वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड।
ठीक है, और इसी को कहा गया कॉल्ड यूनिट। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए यूनिट। आप देखोगे सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए हम यूनिट की बात ज़रूर करते हैं, ये हम देख चुके हैं, और आगे भी अब आप नई जब फिजिकल क्वांटिटी पढ़ोगे तो सबसे पहले उसके बारे में यूनिट के बारे में आपको बताया जाता है कि ये आपकी नई फिजिकल क्वांटिटी है और इसकी यूनिट है। आप इसको दोनों को याद करते हो एक साथ, दोनों ही चीज़ें आपको याद करनी चाहिए, और सभी फिजिकल क्वांटिटी के लिए सभी के लिए एक यूनिट होती है, ठीक है। तो जब आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखते हैं, है ना, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप लिखते हैं, तो मैं अब आपको बात समझ में आएगी, जितनी बात समझाई गई है अब तक, कि उसके अंदर एक होती है आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ठीक है, और साथ में क्या होती है, एक यूनिट होती है। आप यूनिट के बगैर उस चीज़ को पूरा नहीं बता सकते, नहीं खाली नंबर बोलकर आप उसको पूरा नहीं लिख सकते। अगर हम इसको बोलें Q इज रिप्रेजेंटिंग दिस क्वांटिटी, देन N रिप्रेजेंटिंग नंबर एंड U रिप्रेजेंटिंग दिस, तो दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ द फिजिक्स। क्वांटिटी इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए नंबर विथ इट्स यूनिट, अपनी यूनिट के साथ ही वो आएगी। तो आप जैसे बात करते हैं हम लेंथ की, तो लेंथ की यूनिट आप जानते हो, जैसे मीटर होती है, लेकिन मीटर में भी सेंटीमीटर भी होती है, किलोमीटर भी होती है ना, अलग अलग होती हैं। तो इसको हम बोलते हैं एक ही फिजिकल क्वांटिटी की जब अलग अलग यूनिट्स आती हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बच्चों बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के अलग अलग सिस्टम हो सकते हैं। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब इसके बारे में हम एक चीज़ और जानें। मैंने सपोज़ टाइम को लिया, है ना, टाइम इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी, और मैं आपसे ये कहता हूँ कि चलिए अब हमारी नेक्स्ट क्लास जो है वो होगी नेक्स्ट वीक, एक हफ्ते के बाद होगी, है ना, नेक्स्ट क्लास एक हफ्ते। फिजिकल क्वांटिटी हम क्या ले रहे हैं, टाइम ले रहे हैं, ठीक है। तो हमने लिखा 1 वीक, लिखा मैंने 1 वीक, तो ये फिजिकल क्वांटिटी टाइम हो गई और मैंने इसको लिख दिया 1 वीक। तो कोई स्टूडेंट कहते हैं नहीं सर 7 डेज़ के बाद मिलेंगे, तो क्या ये अलग होगी या सेम बात होगी, 7 डेज़ और 1 वीक क्वांटिटी क्या होगी, सेम होगी। मैं इसको 7 डेज़ भी तो बोल सकता हूँ, ये हो गया 7 डेज़। तो मैं टाइम की बात यहाँ कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी की। तो वीक जो है उसके अंदर एक क्या है, यूनिट है, डेज़ भी क्या है, एक यूनिट है। अब मैंने कहा था एक ही फिजिकल क्वांटिटी की कई यूनिट हो सकती हैं, एक ही फिजिकल क्वांटिटी की, जैसे वीक हो गया, डे हो गया। अगर मैं कहूँ कि आपका ये जो साल आप पढ़ते हो, पूरे साल पढ़ते हो, पूरे साल जब की बात करता हूँ, यानी मैं एक यूनिट का यूज़ करता हूँ 1 ईयर, तो क्या इसको अलग बात होगी अगर मैं ये कहूँ कि नहीं 1 साल नहीं 12 मंथ, एक ही बात होगी ना, इसलिए मैंने इक्वल लगाया। यानी टाइम जो है दोनों बराबर ही है ना, ये जो टाइम स्पैन है दोनों बराबर है, चाहे मैं उसको 1 ईयर कहूँ या 12 मंथ कहूँ। कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर इसको आप बोलो 52 वीक, तो क्या बात अलग हो जाएगी, तब भी बात एक ही होगी। या आप इसको बोलो नहीं 365 डेज, ठीक है। अब आप कुछ स्टूडेंट बोलेंगे तो 366 भी होते हैं, तो वो एक एक्सेप्शन है समझाने के लिए। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी आपको। तो ये जो टाइम लिया मैंने, तो यहाँ पर मैंने ईयर का यूज़ किया, यहाँ पर मैंने मंथ का यूज़ किया, ठीक है, और यहाँ पर वीक यूज़ हुआ और यहाँ पर डेज का इस्तेमाल हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि मेरी सिस्टम अलग अलग हैं, लेकिन मेरी जो क्वांटिटी है वो सारी की सारी सेम है। यानी मतलब क्या हुआ कहने का कि फिजिकल क्वांटिटी जो होती है इज़ ए कांस्टेंट क्वांटिटी। फिजिकल या बोलेंगे मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज कांस्टेंट। इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, यानी ये हो गया बराबर है, तो मैं लिख सकता हूँ Q इज इक्वल टू N1 U1, और दूसरी यूनिट लूँगा तो नंबर चेंज हो जाएगा, दूसरी यूनिट आ जाएगी। तो इस तरह से हम इस बात को लिख सकते हैं कि ये कांस्टेंट होती है। एक चीज़ गौर देने वाली यहाँ पर है कि यूनिट्स जो होती हैं, अलग अलग यूनिट्स हैं एक ही फिजिकल क्वांटिटी की, लेकिन ये यूनिट का साइज़ छोटा बड़ा होता है। तो अगर यहाँ पर नंबर छोटा होगा तो वो यूनिट बड़ी होगी, यहाँ नंबर बड़ा होगा तो यूनिट छोटी होती चली जाएगी। अब यहाँ देखेंगे नंबर बढ़ता चला जा रहा है, तो ये यूनिट का साइज़ जो है वो छोटा होता चला जा रहा है। साल बड़ा होता है, मंथ छोटा होता है, वीक उससे छोटा होता है और डेज उससे छोटा होता है। तो यानी ये जो होगा आपका, अगर हम कहें ये कांस्टेंट है, तो n इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/u। तो ये कुछ बात थी जिसमें आपको इंट्रोडक्शन हुआ कि यूनिट क्या होती है और यूनिट किस लॉ को, किस मैथमेटिक्स को फॉलो करती है। तो सभी के साथ हम यूनिट ज़रूर लगाते हैं, सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ के साथ, ठीक है। अब क्योंकि अलग अलग सिस्टम हैं, तो हम आगे जो बात करने वाले हैं वो सिस्टम के बारे में बात करेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए और हम फिर अगला कंटिन्यू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यूनिट आपको समझ में आया क्या चीज़ थी, बहुत ज़रूरत थी।
अब यूनिट जब हम चूज़ करते हैं तो उसमें क्या ऐसी ख़ास बातें होनी चाहिए जो ज़रूरी हैं, यानी डिज़ायरेबल क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, क्या ढूंढना चाहिए हमें किसी यूनिट को बनाने के लिए। तो हमें नहीं बनानी है ऐसा, हमें उसकी बात की टेंशन नहीं लेनी, लेकिन जिसने भी बनाई होंगी उसने क्या उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक ढूंढी होंगी। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सामने हैं। सबसे पहले जो है आपकी जो यूनिट होनी चाहिए वो कन्वीनियंट होनी चाहिए, यानी यूज़ करने में आसान होनी चाहिए। जैसे आप मान लीजिए लेंथ के लिए, डिस्टेंस के लिए आप मीटर का यूज़ करते हैं तो आप आसानी से हम यूज़ कर लेते हैं ना। जो आप टेक्सटाइल पे जाएं, जो कपड़े वाले हैं वो जो होते हैं, वो एक उनका मीटर की एक स्टिक होती है, तो उससे कितना मीटर चाहिए वो आपको दे देते हैं, ईजिली आपके मिल जाता है वो कहीं भी, यानी ईजिली उसको यूज़ किया जा सकता है। दूसरा इसी तरह से ईजिली एक्सेसिबल हो, यानी जब चाहें आप उसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से ख़रीद सकते हैं, कहीं भी आपको मिल जाए, ठीक है। चाहे आप गांव में हैं या आप शहर में हैं, वो चीज़ आपको अवेलेबल होती है, क्योंकि आपको मेज़रमेंट करना है तो उसकी आप यूनिट को ख़रीद सकते हैं। आप जैसे वेट करना होता है तो आप ग्रॉसरी शॉप पर जाएंगे तो वहाँ आपको वेट्स मिलेंगे, 1 kg 2 kg है ना, ½ kg, तो वो भी आसानी से जो है वो यूज़ भी किए जा सकते हैं, और दूसरा ईज़िली वो मिल भी जाते हैं। ईज़िली रिप्रोड्यूसिबल, इसका क्या मतलब है? ईज़िली रिप्रोड्यूसिबल का मतलब ये है कि आप चाहें तो उसको बना भी सकते हैं, है ना, आसानी से, यानी आप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो स्टैंडर्ड होता है वो किसी एक जगह पर, किसी एक लेबोरेटरी के अंदर होता है, और जितने भी हैं वो जगह जगह पर यूज़ हो रहे होते हैं, वो बनाए गए होते हैं, यानी कहीं भी अवेलेबल तब भी हो पाएंगे जब कहीं भी ईजिली रिप्रोड्यूस किए जा सकते हैं। इसका रेप्लिका यानी उसकी एक नकल आप जगह जगह पर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, यूज़ के लिए उसको कर सकें आसानी से, तो वो ऐसी उसके अंदर प्रॉपर्टी होनी चाहिए। दूसरी बात, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, जो भी आप क्वांटिटी यूनिट, किसी भी क्वांटिटी की यूनिट को यूज़ करते हैं वो सब जगह एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। यानी आप इंडिया में हैं तो जो आप मीटर यूज़ कर रहे हैं यहाँ चीज़ों को समझाने के लिए, डिस्टेंस को समझाने के लिए, वहाँ भी उसको ही यूज़ करेंगे तो आप आसानी होगी आपको उनकी बात समझने में, और जब वो यहाँ आएंगे तो उनको भी हमारी बात समझ में आएगी, क्योंकि फ़िज़िकल क्वांटिटी का काफ़ी यूज़ होता है, ट्रेड के अंदर यूज़ होता है, बिज़नेस में यूज़ होता है। तो अगर ये अलग अलग होंगी तो दिक्कतें आएंगी, जो कि अगर ना हों, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यानी अलग अलग यूज़ हो, तो क्या दिक्कतें आएंगी। तो ये ऐसा पहले हुआ था, और उसमें सिस्टम ऑफ अलग यूनिट्स अलग अलग हुआ करते थे, बाद में एक ही कर दिया गया इंटरनेशनली, तो वो बाद में उसको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा होना चाहिए। दूसरा, डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम एंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, इनके ऊपर डिपेंड नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आज वो उस क्वांटिटी की कोई वैल्यू तो है, लेकिन टेम्परेचर के साथ, मान लो जैसे आप 1 मीटर की अगर आप रॉड लेते हैं, तो क्योंकि जो सॉलिड्स होते हैं वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ एक्सपेंड करते हैं, तो जो आपने लिया, जो आपने यूनिट यूज़ की, जो आपने स्टैंडर्ड बना के एक स्पेसिमेन तैयार किया, तो ऐसा ना हो कि आज तो इतना है और हीट होने के बाद थोड़ा सा बढ़ जाए। तो जितने भी यूज़ हो रहे होंगे हर जगह जगह, हो सकता है वो वुड के इस्तेमाल हो रहे हैं या प्लास्टिक के, तो वो तो नहीं बढ़ेंगे इतने, लेकिन वो जो आपका जिस पैमाने पर वो बना हुआ है, यानी जिसका रेप्लिका बना हुआ है वो ही बढ़ जाएगा, तो दिक्कत होगी। तो ऐसा मटेरियल का बना हो, इस तरह से इसको ध्यान से बनाया जाए कि टेम्परेचर के साथ या टाइम के साथ उनमें कोई बदलाव ना आए, कोई चेंजेस ना आए। तो ये बातें उसके अंदर खास होनी चाहिए, ठीक है। कुछ पॉइंट्स हैं तो आप इसको नोट कर लें। अब आगे हम चलेंगे और हमने जो बात की थी पिछली, और उसको हम कनेक्ट करेंगे कि एक ही फिजिकल क्वांटिटीज़ की अलग अलग क्या होती हैं, अलग अलग यूनिट्स होती हैं, जिसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इस बात को थोड़ा समझते हैं। तो अगला ही आपका टॉपिक है सिस्टम, यहाँ से लिखते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। देखिए एक एक चीज़ समझेंगे तो सारी चीज़ें कनेक्ट भी होंगी और कन्फ्यूज़न भी नहीं होने वाली। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है? अब जैसे हमने बताया कि पहले क्या होता था स्टार्टिंग में, कि लोग सब अपनी मर्ज़ी से और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चीज़ों को यूज़ करते थे। जैसे इंडिया में कुछ और करते थे, फ्रांस में किसी और चीज़ को, रशिया में किसी और चीज़ को उन्होंने स्टैंडर्ड बनाया अपने हिसाब से। तो ऐसे कुछ सिस्टम थे जो पहले यूज़ किए जाते थे, उनके बारे में थोड़ी सी हम बात करते हैं। तो 3 पहले फिज़िकल क्वांटिटी ज़्यादा पॉपुलर थी या ज़्यादा उनका यूज़ था, ठीक है। बाद में वो फिज़िकल क्वांटिटी बढ़ती चली गई, तो लिस्ट एक तैयार हो गई, उसमें फिर ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ भी आ गई। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में पहले 3 ही हुआ करती थी, लेंथ, मास एंड टाइम। तो हमारी जो थी, एक थी लेंथ, ठीक है, लेंथ थी पहली, और हमें ज़रूरत पड़ती थी मास के लिए और टाइम के लिए, इसका ज़्यादा यूज़ हुआ करता था। तो लोगों ने क्या किया
लोगों ने इनको इस्तेमाल करने के लिए अपने अपने स्टैंडर्ड बनाए। सबसे पहला था एक CGS सिस्टम। ठीक है, इस CGS सिस्टम को एक और नाम से जाना जाता था, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, सॉरी, यहाँ पर ये आपका हो गया सबसे पहला CGS सिस्टम। ठीक है, इस CGS सिस्टम को ही गॉसियन सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, क्या क्या नाम से जाना जाते हैं ये समझ लें, गॉसियन सिस्टम। और इसी को जो है फ्रांस में क्योंकि यूज़ होता था, तो फ्रांस का ये सिस्टम होता है, वहाँ इसका यूज़ किया जाता था। तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है मास, लेंथ, मास और इनको मेज़र करने के लिए क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी। लेंथ के लिए यूज़ किया जाता था, जैसे C है, ये रिप्रेजेंट करता था आपको सेंटीमीटर से, यानी सेंटीमीटर का यूज़ करते थे। मास के लिए ग्राम का यूज़ किया जाता था और टाइम के लिए सेकंड का यूज़ किया जाता था। ठीक है, तो उसी से ये बना CGS सिस्टम। ठीक है, तो पहले ये सिस्टम था, वहाँ पर इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था और गॉसियन सिस्टम भी कहते थे इसको, फ्रांस का सिस्टम। दूसरा सिस्टम जो यूज़ करते थे वो था आपका FPS। ये सिस्टम जो है इसको हम बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ होती है, लेंथ के लिए इसमें इस्तेमाल किया जाता था फुट फॉर लेंथ, मास के लिए पाउंड और एस फिर अगेन सेकंड। तो ये टाइम तो सेम ही था दोनों में, टाइम को मेजरमेंट करने के लिए सेकंड का ही यूज़ किया जाता था। तो F यानी फुट, P फॉर पाउंड। ठीक है, ये लेंथ के लिए और ये, तो देखिए ये भी लेंथ को ही मेज़र करता है, ये भी लेंथ को ही मेज़र करता है। ग्राम भी लेंथ मास को मेज़र करता है और ये भी मास को ही मेज़र करता है। हम इसके बारे में तो जानते हैं, पाउंड भी आप जानते हैं, कुछ चीज़ें कुछ लोग पाउंड में भी खरीदते हैं। एक्चुअली जो ब्रिटिश सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज़ों का राज रहा हमारी इंडिया के अंदर, तो ये लोग ब्रिटिश से ही आए हुए थे, तो हम यहाँ पर आजकल भी जो है लेंथ को नापने के लिए हम फुट का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड जो है वो मीटर ही है, तो आप एरिया भी देखते हो तो मीटर में भी लिखा होता है और पुरानी यूनिट्स जो हैं गज में भी होता है ना। तो ये सारी नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स थी, अब स्टैंडर्ड यूनिट मीटर आ गई है तो उसमें कन्वर्ट कर लिया जाता है उसको। ठीक, तो फुट वगैरह जो है यहाँ पर आप देखते हो आजकल, तो आप देखते हो कि जो हमारी गलियाँ होती हैं फुट के हिसाब से हम सब जानते हैं कि ये 20 फुट की है, ये 10 फुट की है, या 15 फुट की है, या 40 फुट का है रोड है। ठीक है, तो ये दूसरा सिस्टम था आपका। तीसरा सिस्टम बना, और ये सिस्टम आज अब इनका इस्तेमाल लोग अपनी लोकली तो यूज़ करते हैं, लेकिन इंटरनेशनली इनको अवॉइड किया जाता है। ठीक है, एक था आपका जो इसके बाद आया विच इज़ MKS सिस्टम। MKS सिस्टम को मैट्रिक सिस्टम भी कहते हैं और इसको फ्रेंच वाले यूज़ किया करते थे। ठीक है, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो लेंथ थी वो मीटर में, मास जो है वो किलोग्राम में। ठीक है, ये इसकी यूनिट थी, तो मैं पूरा लिख देता हूँ यहाँ पर, किलोग्राम। ठीक है, और ये टाइम सेम ही था, ये इसके अंदर भी सेकंड में ही यूज़ किया जाता था। ठीक है, तो ये थोड़ा बेटर था इनसे, और इसी को आजकल जो है आप देखोगे कि यूज़ किया जाता है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि कुछ फिज़िकल क्वांटिटी जैसे जैसे बढ़ती चली गई, तो इन 3 क्वांटिटी से काम नहीं चला, तो आगे और यूनिट का इसमें ऐड किया गया। तो जब ऐड किया गया तो एक नई सिस्टम आया जिसको इंटरनेशनली एक्सेप्ट भी किया गया, और सब आज उसी को यूज़ कर रहे हैं। तो इंटरनेशनली इनका यूज़ नहीं किया जाता, ये लोकली लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम लोकली इसका यूज़ करते हैं। लेकिन बाहर जो है जो सिस्टम अब एक्सेप्टेबल है उसकी हम बात करेंगे, जो आपका फोर्थ कह लें, यानी इनके बाद जो आया। ठीक है, वो था आपका SI सिस्टम। दिस इज़ फोर्थ वन, SI सिस्टम। ठीक, ये क्या बना, ये था आपका सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल दी यूनिट्स। ये वर्ड था जिसके ऊपर बेस्ड हमारा SI सिस्टम बना। ये S और यहाँ से लिया गया I। ठीक है, ये एक वर्ड था। इस वर्ड का इंग्लिश में मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है,
तो आप देखोगे इस हिसाब से IS पहले आता है, लेकिन ओरिजिनल वर्ड ये था तो इसलिए SI यहाँ से लिया गया। अब इसमें क्या किया गया, इसमें और फंडामेंटल क्वांटिटीज़, इन 3 के अलावा और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को जोड़ा गया और उसके हिसाब से उनकी यूनिट्स भी लिखी गई। तो 3 यूनिट तो आप जान गए, लेंथ की यूनिट जो है मीटर, किलो, मास की किलोग्राम और उसकी। तो मैं अब सारी की सारी यहाँ लिखने वाला हूँ, जिसमें सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और सब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की जो है SI यूनिट्स हम बात करेंगे, यानी SI यूनिट्स की हम बात करते हैं। और जितने भी कैलकुलेशंस होती हैं उसमें सभी में आपको इसी यूनिट में चेंज करना पड़ता है। यानी अगर आपको लेंथ दी हो सेंटीमीटर में तो आप उसकी स्टैंडर्ड यूनिट में आ जाएंगे, यानी मीटर में आ जाएंगे। अगर आपको वजन दिया हुआ है सपोज़ मिलीग्राम में, तो आप उसकी स्टैंडर्ड यूनिट जो है उसमें आ जाएंगे। तो क्या क्या होती हैं वो हम यहाँ लिख लेते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़, जो हमने पीछे बात की है, ठीक है, और वो पहली है आपकी लेंथ, ठीक, दूसरी है आपकी मास, तीसरी है आपकी टाइम, फोर्थ है आपकी इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, और फिफ्थ हमने लिखी थी टेम्परेचर। ये ऊपर नीचे नंबर को अगर हो गया तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और सिक्स्थ है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो है वो तो हम पढ़ चुके हैं ना, तो वही लिख रहा हूँ मैं। अब इसकी यूनिट हम लिखेंगे, और ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, या फिजिक्स में केमिस्ट्री में पढ़ते हो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब आप यूनिट जानेंगे इन सबकी क्या क्या यूनिट लिखेंगे, क्योंकि सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ के साथ यूनिट्स जुड़ी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे इसको यूनिट्स कौन सी यूज़ की जा रही है, कौन सी SI यूनिट्स, ठीक है। यूनिट्स तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन लेंथ की सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, तो SI यूनिट कौन सी है, तो SI यूनिट होती है इसकी मीटर, ठीक है। और सभी यूनिट का सिंबल हम लिखते हैं, क्योंकि सभी के बारे में पूरा वर्ड ना लिखकर हम उसका सिंबल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ हम सिंबल भी बताते चलेंगे, सिंबल, ठीक है। तो इसका सिंबल में आता है सिर्फ स्मॉल m। मास जो है वो है आपका किलोग्राम, ठीक है। इसको कैपिटल भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब यहाँ लिखेंगे तो आप स्मॉल लिखेंगे, स्मॉल kg, किलोग्राम। टाइम जो है वो है सेकंड, और यहाँ पर स्मॉल आता है s। करंट जो होता है इलेक्ट्रिक करंट, तो उसकी जो यूनिट होती है वो आती है आपकी एम्पियर, तो उसको हम लिखते हैं A से। टेम्परेचर जो है वो लिखा जाता है केल्विन। ये आपने देखा होगा टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस होता है, तो बच्चों वो आपकी SI यूनिट नहीं है, ठीक है, वो हम यूज़ करते हैं उस डिग्री को भी। तो केल्विन जो है इसका हो गया, इसको हम लिखते हैं K से। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो हमने बताया था लाइट की जो चमक है उसको हम कैंडल से शो करते थे, तो ये होती है कैंडला, इसको हम लेते हैं CD। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितना सब्सटेंस है उसको हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स में काउंट करते हैं, जो होता है मोल। मोल कंसेप्ट आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, और इसको लिखते हैं MOL। ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पर, देखो यहाँ पर जो आप सिंबल का यूज़ कर रहे हैं, है ना, मीटर, है ना, मीटर यूज़ करते हैं, किलोग्राम ये जानते हो, सेकंड जानते हो, एम्पियर आपने 10th में पढ़ा होगा उसकी यूनिट करंट की, केल्विन जो होती है वो टेम्परेचर की यूनिट होती है, SI यूनिट, ठीक है। तो ये जो है देखिए स्मॉल लेटर है यहाँ पर ये, ठीक है, ये भी स्मॉल लेटर है, ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है। ये जो दो है ना एम्पियर और केल्विन, इनको कैपिटल में रखा गया है, ऐसा क्यों? ये बात आपको ये याद भी कराएगी, हाँ कौन सा कैपिटल है कौन सा स्मॉल है। देखिए सभी स्मॉल लिखने चाहिए, लेकिन ये जो है नाम हैं दो साइंटिस्ट के, एक एम्पियर साइंटिस्ट था जिसने करंट के बारे में स्टडी की, और केल्विन जो था वो उसने स्टडी की थी टेम्परेचर के बारे में, तो उसके नाम के ऊपर क्योंकि बेस्ड है तो इसको कैपिटल रखा जाता है। अब मैं एक चीज़ और है जो हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, डायमेंशन, तो मैं साथ साथ डायमेंशन भी आपको लिख रहा हूँ इनकी, ताकि आगे जब पढ़ें तो थोड़ा आपको समझ में आए। डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन अभी नहीं बता रहा, वो हम नेक्स्ट यानी इसी चैप्टर के किसी लेक्चर में उसको पढ़ेंगे। तो लेंथ की जो डायमेंशन होती है वो कैपिटल L होती है, और उसको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। इसकी जो होती है वो होती है मास, यानी m से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो थोड़ा कंफ्यूज ना हो, ये यूनिट है, ये डायमेंशन है, m डायमेंशन, m जो आया इसके लेटर से आया, L जो है इसके लेटर से आया, इस तरह टाइम के लेटर यानी फिजिकल क्वांटिटी के लेटर से कुछ चीज़ें बनी हुई हैं। तो ये आपका टाइम की डायमेंशन हो गई, है ना, S उसकी यूनिट हो गई, यानी सिंबल हो गया यूनिट का, ये यूनिट, ये उसका सिंबल। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो इसकी यही होती है, ए ही होता है दोनों में, ठीक है, सिंबल में भी और उसके डायमेंशन में भी यही यूज़ किया जाता है। टेम्परेचर में थीटा लिख देते हैं ज़्यादातर, ठीक है, और
इंटेंसिटी ऑफ लाइट में तो यही आता है आपका CD, और मोल में भी MOL मोल आता है, E नहीं आता दोनों में, ठीक है। तो मैंने कुछ डायमेंशन के बारे में बताया और आपको सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में भी बताया। तो ये था सिस्टम, और हम जानेंगे कि हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना भी जानेंगे, जो कि आपको डायमेंशंस में एक एप्लीकेशन है उसकी, उससे हम इसको समझेंगे। तो ये आप नोट कर लें, आपकी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं और उसकी क्या क्या SI यूनिट्स हैं। और इसके अलावा अब हम 2 और क्वांटिटीज़ की बात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ टाइम के बाद जो है इन्हीं के अंदर कुछ क्वांटिटीज़ को और जोड़ा गया। अब यहाँ एक बात मैं और बताता चलूँ, ये जो हुआ था वो आपका कब इसको इस्टेब्लिश किया गया था, तो ये 1960 में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी आपकी जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स में, इन सब चीज़ों को कंपाइल किया गया और इसको स्टैंडर्ड बनाया गया था। तो 2 क्वांटिटीज़ जो है कुछ साल के बाद और आई, जो फंडामेंटल ही थी, लेकिन उसको जोड़ने के लिए अलग से उसको एक नाम से जोड़ा गया, जिसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ठीक है। तो उसको भी हम लिखवा देते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होती हैं। तो टोटल आपके हो जाएंगे 7 फिर। तो ये हैं आपके सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो क्वांटिटी क्या है आपकी, क्वांटिटी है ये क्या आ गया कि जब हम किसी रे को लेते हैं और वो रे कितना रोटेट करती है तो क्या बनता है, एक एंगल बनता है। तो क्वांटिटी है ये एंगल, कोई नई चीज़ नहीं है आपके लिए, एंगल है, ठीक। और इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है रेडियन। आपने एंगल पढ़ा हुआ है, लेकिन आपने वहाँ पढ़ा हुआ है डिग्री में, लेकिन SI यूनिट इसकी रेडियन होती है। और इसका जो सिंबल होता है वो होता है RAD, यानी स्मॉल में लिखेंगे RAD। एक होता है सॉलिड एंगल, इसको हम बोलेंगे प्लेन एंगल, यानी प्लेन में बनने वाला, और एक 3 डायमेंशनली एंगल होता है जिसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल, और इसको हम स्ट्रेडियन, STERADIAN, स्ट्रेडियन, इसको हम यूनिट लिखते हैं SR। तो ये दोनों यूनिट को भी स्टैंडर्ड या फंडामेंटल यूनिट्स में जोड़ा गया, बेस यूनिट में जोड़ा गया। तो ये अभी आप जान चुके हो। प्लेन एंगल किस तरह का होता है, प्लेन एंगल आपने पढ़ा होगा कि एक रे है, ये रोटेट करे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, तो जो एरिया बीच में इनक्लोज होता है उसी को हम एंगल से शो करते हैं। और जो आपका सॉलिड एंगल होता है, सॉलिड एंगल जो है वो इस तरह से, जैसे आपने सॉफ्टी खाई होगी, उसका एक सर्कुलर पार्ट होता है और उसको चारों तरफ से अगर हम पॉइंट्स को जोड़ें तो एक अंदर की तरफ एरिया आ जाता है, उसको सॉरी वॉल्यूम आ जाता है उसके अंदर। इसके अंदर में क्या होता है, आइसक्रीम भरते हैं, तो ये जो बनता है ये पूरा अंदर की तरफ, इसमें ये होता है आपका सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। अब क्योंकि यहाँ पर इसकी SI यूनिट इंट्रोड्यूस हुई है रेडियन, तो इसके बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे प्लेन एंगल के बारे में, ठीक है। तो ये आप नोट कर लें, सप्लीमेंट्री हैं, 2 क्वांटिटीज़ हैं आपकी, 1 ये एंड 2 ये, ठीक है। तो 7 वो थी आपकी फंडामेंटल और 2 आपकी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हो गई, तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी आपकी हो गई, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 2 सारी हो गई अब कंप्लीट। अब थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ एंगल के बारे में। कुछ बच्चे यहाँ पर जो मैथ्स में इस बात को पढ़ लेते हैं, कुछ बायो के हैं तो वो शायद ना पढ़ें, कि हम मेज़रमेंट का जो काम है, एंगल का काम जो है मैथमेटिक्स में भी होता है। तो एंगल की जब बात होती है तो एंगल 2 यूनिट्स होती हैं। तो एक तो यहाँ पर हम बात करेंगे यूनिट्स ऑफ एंगल। तो एंगल 2 यूनिट्स में पढ़ा जाता है। एक हम जो 9th-10th में पढ़ते थे, यानी कि नंबर 1 में इसको दूंगा नाम, उसका नाम अगर आपको पता ना हो तो उसका नाम आप जान लें, सेक्साजेसिमल, जिसका हम डिग्री में पढ़ते थे ना। यूनिट्स किस में होती थी, डिग्री के अंदर होती थी। तो डिग्री आप जानते हो अभी तक, लेकिन अब उसको जानते हुए आपको एक नई डिग्री और समझनी है। ये डिग्री क्या होती थी, पहले इसके हम इंट्रोडक्शन कर लें कि डिग्री कहाँ से आती है। तो कोई रे जब रोटेट करती है अपने आप को, है ना, मान लीजिए O है और ये A है, तो यहाँ पर आ गई तो एंगल बन गया, यानी कि आपका इसकी इनिशियल साइड हो गई है, ये हो गया आपकी इनिशियल साइड, है ना, और ये आपकी हो गई टर्मिनल साइड, टर्मिनल साइड, ठीक है। अगर मैं इसको OB को घुमाकर पूरा क्या करूं,
इस ओ बी को, ये ओ ए है यानी इसी को घुमाकर मैं पूरा एक राउंड लगा दूँ, ठीक है, तो बी मेरा यहीं पर आ जाएगा, ए बी बी बी। तो मेरा जो एंगल बनेगा ये कितना एंगल होगा डिग्री में। तो इसको कहा गया, इसको ऐसे रिगार्ड कर लिया गया कि इस पूरे एंगल को हम 360 डिग्री पार्ट्स में डिवाइड कर दें, है ना, यानी वन पूरे पार्ट्स को कितने इसके फैक्टर बना दें, 360 बना दें। तो इस पूरे के 360 पार्ट बना दें, तो एक पार्ट जो हो गया यानी इतना पार्ट किसका, पूरे घूमने वाले का, यानी जो पूरा घूम गया है, एक पूरा रिवॉल्व हो गया, एक पूरा चक्कर लगा लिया, तो इसमें 360 इक्वल पार्ट्स हैं, 360 इक्वल पार्ट्स हैं, ठीक है। तो एक पार्ट क्या होगा, 1/360, तो वन पार्ट को बोलते हैं हम, यानी रेवोल्यूशन ऑफ 1/60 पार्ट, इसको कहा जाता है 1 डिग्री। ये डिग्री आप पढ़ते हो, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आप गौर करो, ये शायद आपको ना पता हो। तो ये कहाँ से आया डिग्री, कैसे आया डिग्री कैसे आया, ये रे को रोटेट किया पूरा एक सर्कल, तो सुबह एक सर्कल रोटेट किया, तो ये रिगार्ड कर लिया गया कि इसके 360 टुकड़े हैं बराबर, और एक टुकड़े को कहा गया 1 डिग्री। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी एक रेवोल्यूशन का 360th पार्ट, इसको 1 डिग्री कहा गया। इस डिग्री की भी एक सिंबल होता है, यानी उसके ऊपर एक ऐसे 0 बना दिया जाता है, इसका मतलब होता है 1 डिग्री। ये आपको इसकी डिग्री की जगह यूज़ करते हैं। अब उसके और छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं, यानी 1 डिग्री बहुत छोटा होगा, यानी यहाँ पर आप मान लीजिए इतना सा होगा, थोड़ी 1 डिग्री का 360 टुकड़े। इसके और अगर छोटी यूनिट चाहिए, हमें और छोटा एंगल चाहिए, तो 1 डिग्री के अंदर हम और 60 टुकड़े कर देते हैं, यानी 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 स्मॉल यूनिट्स में तोड़ दिया जाता है। तो इस स्मॉल यूनिट को बोलते हैं मिनट्स, यानी एक सिस्टम, इसमें भी सिस्टम है, एंगल में भी सिस्टम है, मिनट हो गया है ना, डिग्री हो गया, उससे छोटा मिनट हो गया। इस मिनट का भी एक सिंबल है कि इसके ऊपर एक डैश लगा दिया जाता है। अब इसके बाद, क्योंकि ये बहुत छोटा हो गया और इससे भी छोटा हम अगर चाहें तो इसके भी हम टुकड़े कर देते हैं 1 मिनट के भी, और 1 मिनट के कितने बराबर टुकड़े करते हैं, 60 टुकड़ों में उसको बांट देते हैं। तो 60 बराबर टुकड़े मिलकर 1 मिनट बनता है, और ये कितने कहा जाते हैं, इनको क्या कहा जाएगा, इनको कहा जाता है सेकेंड ऑफ आर्क। और ये आपका होता है इसको हम ऐसे लिखते हैं 1, और इसका जो सिंबल होता है सेकंड का वो होता है डबल डैश। तो 1 डिग्री है ना, 360 डिग्री पूरा होता है। 1 डिग्री क्या होगा, 1/36 पार्ट। 1 डिग्री में कितने मिनट होंगे, 60 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 60 सेकंड। तो ये आपका सिस्टम था जिसको हम सेक्साडेसिमल सिस्टम कहते हैं। अब बात आती है 11th क्लास की, जहाँ से आपको रेडियन की बात समझनी पड़ेगी, और वो दूसरा सिस्टम जो है इसको हम बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम। ये प्लेन एंगल की बात हो रही है, सॉलिड एंगल की नहीं, सर्कुलर सिस्टम इसके अंदर। सर्कुलर सिस्टम क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी। इसमें सर्कल होता है और एंगल जो होते हैं उसकी जो यूनिट होती है वो होगी रेडियन में बात होगी। तो रेडियन में कैसे डिफाइन किया जाए, क्या कहा जाए कि 1 रेडियन क्या होगा। तो 1 रेडियन की बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, अगर आप एक सर्कल लें और उस सर्कल के सेंटर पर कोई आर्क है ना, कौन सी आर्क, जिसकी लेंथ, आर्क की लेंथ किसके बराबर हो, रेडियस के बराबर हो, यानी ये इसका सेंटर हो गया, ठीक है। ये मान लीजिए पॉइंट हो गया ए एंड बी, एक आर्क बनी है ना, आर्क ए बी है ना इज इक्वल टू रेडियस, यानी अगर रेडियस के बराबर हो जाए, ये आपकी रेडियस है आर, तो ए बी और रेडियस दोनों बराबर हों, अगर ऐसा हो तो जो एंगल बनाएगी ये आर्क ऑन द सेंटर, जो एंगल बनाएगी इस एंगल को हम बोलेंगे 1 रेडियन। क्या बोलेंगे, 1 रेडियन। तो जो इसको मैं बोल देता हूँ थीटा, अगर मैं इसको थीटा बोलूँ, यानी इस एंगल को मैं थीटा से रिप्रेजेंट करूँ, तो एंगल थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। इसको रेडियन को तो रेडियन ही लिखेंगे। अब जैसे हमने डिग्री को की जो सिंबल था वो बताया, एक 0 लगा देते हैं नंबर के ऊपर, तो क्या रेडियन के लिए भी होता है। तो रेडियन के लिए सच कोई सिंबल का यूज़ नहीं किया जाता, आप देखोगे भी नहीं, तो हमें कभी कभी पता ही नहीं चलता है जो एंगल है वो रेडियन में लिखा हुआ है या ये कोई नंबर ही है, क्योंकि नंबर और रेडियन एक दूसरे के एक्सचेंज में लिखे जा सकते हैं। नंबर कोई हम रेडियन में लिखते हैं, यानी एक रेडियन में कोई एंगल लिखा हो तो वो नंबर ही होता है, कहने का मतलब ये। तो रेडियन के लिए कोई नंबर तो नहीं होता, लेकिन इसको जनरली हम फॉर स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर समझें तो एक नंबर यूज़ कर लेते हैं, यानी इसके ऊपर हम सी लिख देते हैं। सी होता है सर्कुलर सिस्टम, यानी अब ये पता चल रहा है कि हम एंगल बोल रहे हैं, 1 मतलब एंगल, 1 एंगल है ना। 1 डिग्री होता और डिग्री लिखा होता, लेकिन जब एंगल की बात करें और अगर कुछ ना लिखा हो, सी भी ना लिखा हो और एंगल बता रहा हो, तो आप समझ लेना ये रेडियन में है यूनिट इसकी। तो ये आपका थीटा जो हो जाएगा वो रेडियन हो जाएगा।
दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ 1 रेडियन क्या होता है। 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड, इसको लिखें अगर हम तो 1 रेडियन इज द एंगल, है ना, सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू इट्स रेडियस, यानी रेडियस के बराबर आर्क जितना एंगल बनाती है सेंटर पर उसको हम 1 रेडियन कहते हैं। अगर हमारी रेडियस है 2 सेंटीमीटर और आर्क भी 2 सेंटीमीटर हो तो 1 डिग्री का रेडियन बनेगा, 1 रेडियन का एंगल बनेगा, है ना। अगर 1 मीटर हो रेडियस और आर्क भी 1 मीटर ली जाए तब भी जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन ही बनेगा, ठीक। ये सिंपल डेफिनेशन। तो ये 2 सिस्टम थे जिसके अंदर रेडियन में यूज़ किया जाता था। अब आप क्या बता सकते हो कि पूरा घूमने पर कितना रेडियन आएगा। तो यहाँ पर तो हमने पता है कि पूरा घूमने पर 360 डिग्री आता है। यहाँ से हम यहाँ से पूरा घूम जाएं तो 360 डिग्री आएगा। तो यहाँ कितना आएगा, तो यहाँ पर इसको समझाने के लिए एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और वो भी उसका यहाँ जन्म होता है। आप बहुत पढ़ोगे इसको आगे, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो भी हम यहाँ देखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये वाला पार्ट आपका रब कर रहा हूँ उस चीज़ को समझाने के लिए। तो ये आप नोट कर लीजिए, ये आपका पहला ही था, इसको सेक्साडेसिमल सिस्टम कहा गया और वो आपका सर्कुलर सिस्टम हुआ। तो अब हम एक चीज़ यहाँ पर और नोट करने वाले हैं। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग है और बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक कंसेप्ट भी आएगा कि अगर मैं कोई सर्कल लेता हूँ, मान लीजिए एक छोटा सा सर्कल लिया मैंने और एक सपोज बड़ा सर्कल लिया, या बहुत अलग अलग तरह के आप सर्कल देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सेंटर ये हुआ, तो सेंटर से क्रॉस करती हुई जो कॉर्ड होगी वो क्या कहलाती है, डायमीटर। तो इसका डायमीटर ये, इसका डायमीटर ये, ठीक। तो आप कोई भी सर्कल ले लें, उसका कुछ ये सर्कुलर पार्ट होगा और उसका एक डायमीटर होगा, सभी का होगा ये दोनों चीज़ें, ठीक है। तो अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इस सर्कुलर पार्ट की लेंथ, सर्कुलर पार्ट जो है इसकी लेंथ लेता हूं, जिसको मैं बोलता हूं सी, यानी इसको कहा जाता है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस होती है, तो आप समझ रहे होगे, थोड़ा कलर से यहाँ हेल्प मिलेगी। जो रेड पार्ट है उसकी जो लेंथ है वो सरकमफ्रेंस है, ठीक है। ये सर्कल की होती है सरकमफ्रेंस, और मैं इसको डिवाइड करता हूँ किससे, डायामीटर से। डायामीटर, कोई भी सर्कल हो, कितना भी छोटे से छोटा हो, कितना भी बड़े से बड़ा हो, सभी के लिए ये एप्लीकेबल है कि आप उसके सरकमफ्रेंस को उसके डायमीटर से डिवाइड करें। तो ऐसा करने पर यह पाया जाता है कि जब इसको आप डिवाइड करते हो तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी आती है, मतलब यानी कोई भी सर्कल लो ये क्वांटिटी डिवाइड करने पे बराबर आती है। तो कई साइंटिस्टों ने इसको डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद नंबर बताया गया कि कितना नंबर आता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ आई यहाँ निकल कर। पहली बात कि ये जो क्वांटिटी है वो कैसी है, दैट क्वांटिटी इज़ कांस्टेंट क्वांटिटी, सभी के लिए कांस्टेंट होती है, ठीक है। ये क्वांटिटी क्या थी जब निकाली गई, तो इसको निकाला गया तो ये क्वांटिटी आपकी आई जिसको नाम दिया गया पाई। क्या नाम दिया गया, पाई का नाम दिया गया। सॉरी, पाई तो मैंने लिख दिया। यानी ये जो है आपका सी जो है सरकमफ्रेंस, ठीक है, डिवाइडेड बाई डायामीटर, ये हो गया। ये पाई यहाँ पर सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ, सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया, क्लिक कर गया, ठीक है। नहीं, सी अपॉन डी, सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर इज इक्वल टू पाई। सबसे पहले पाई तो आप बहुत दिन से पढ़ते हैं, लेकिन वो आया कहाँ उसकी पैदाइश, यहाँ पर उसकी सबसे पहले पैदाइश हुई, यानी यहाँ पर उसका ओरिजिन है, उसका जन्म यहाँ पर है, ये पाई। इसकी वैल्यू क्या है, तो वैल्यू कैसे आएगी, यानी कि आप सरकमफ्रेंस को डायमीटर से डिवाइड करो, कोई भी सर्कल ले लो और कोशिश करो डिवाइड करके। तो साइंटिस्टों ने एक काम किया, जब साइंटिस्टों ने काम किया तो उनको थोड़ी सी परेशानी हुई, उन्होंने इसकी कैलकुलेट की तो आई 3.14159 आगे, और करते गए ख़त्म ही नहीं हुई। उन्होंने चला और उसको करते हैं तो हज़ारों डेसिमल तक उसको कैलकुलेट करते चले गए। किसकी तलाश में, क्यों ऐसा करना पड़ा, क्योंकि हमारे पास जब डेसिमल फॉर्म में हम नंबर को लेकर आते हैं तो दो तरह से नंबर आ सकते हैं। या तो कुछ नंबर टर्मिनेट ही हो जाते हैं, जैसे 1 को 2 से डिवाइड करा तो 0.5 ख़त्म, आगे कुछ होगा ही नहीं।
तो ऐसे टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। या अगर टर्मिनेट नहीं करते तो नंबर क्या होते हैं, डेसिमल के बाद रिपीट करने लगते हैं। जैसे हम अगर 1 को 3 से डिवाइड करें तो क्या आएगा 0.3333। अब हमें पता है ना, कन्फर्म है कि हाँ भाई जाया जा रहा है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं 0.3 बार लिख देते हैं, ख़त्म हो गया कहानी। तो यानी इस तरह के नंबर हो सकते हैं, ठीक। या मैंने आपको बताया था जैसे 1.2 करेंगे तो 0.5 ख़त्म, ये टर्मिनेट हो गया, ये टर्मिनेट हो गया, ये नॉन टर्मिनेट हो गया, नॉन टर्मिनेट लेकिन रिपीट कर रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। तो 2 तरह की बात है आपको दी कि डेसिमल में 2 तरह की बात होती है। तीसरी तरह की बात ये होती है कि नंबर जैसे इसमें आ रहा है, ना तो वो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही वो रिपीट हो रहा है, तो ये नंबर जो है वो है नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो टर्मिनेट ही हो रहा है और नॉन रिपीटिंग, ना ही वो रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर को क्या कहा जाता है, ऐसे नंबर को कहा जाता है इर्रेशनल नंबर। तो आपने देखा होगा बहुत सी जगह समझ नहीं आ पाता, इर्रेशनल नंबर होता है, तो पाई को इसलिए इर्रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो अब आगे हम बात करें इसकी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। और ये नंबर कितना आप डेसिमल तक याद कर सकते हो, ज़्यादा नहीं, हम ज़्यादा 3.14 या आपको दी होती है वैल्यू वो यूज़ कर लेते हैं। तो C जो है, अब हम इसको सीधे सीधे इसका फॉर्मूला बनाते हैं, जहाँ से पहली बार फॉर्मूला भी आया, पाई की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर आई। तो C और जो डायमीटर होता है वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है, और ये आप जानते हो नई चीज़ आपने अब पढ़ ली, पाई। तो सरकमफ्रेंस जो होगी, अगर आपको यहाँ दिखाई ना दे रहा हो शायद, तो ये हो गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर लिख देता हूँ, C = 2 पाई r। ये हम बड़ा जल्दी से बता देते हैं सरकमफ्रेंस क्या होती है, 2 पाई r। तो 2 पाई r से पहले तो ये वाली बात है, C/d = पाई। तो यहाँ से ये बात अब समझ में आती है सरकमफ्रेंस क्यों 2 पाई r होता है, और इसकी वैल्यू 3.1459 आती है। तो ये बात थी आपकी। इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग थोड़ा फैक्ट बताता चलूँ यहाँ पर कि 3.14159 से रिलेटेड कि एक पाई डे का सेलिब्रेशन भी होता है, पाई डे, ठीक है। और ये पाई डे पता है बच्चों कब बनाया जाता है, ये बनाया जाता है 14 मार्च की डेट होती है पाई डे की। अब ये महीना जो होता है कौन सा होता है, 3rd महीना होता है, और ये आपका 14 क्या हो गया, इसका बाद आने वाली बात है 1.49। और ये भी कहा जाता है कि इसका जो टाइम होता है वो 1:59 पर होता है, 1:59, यानी 1 hour 59 minutes, है ना। तो मुझे ये बात याद रहती है, इसकी वजह से मैं इसकी वैल्यू को यहाँ तक तो याद रख पाता हूँ। 14 है ना, 3rd मंथ, 14 मार्च 1:59। ये एक फैक्ट है। कितना पाई डे का बारे में मालूम है, लेकिन टाइम के बारे में नहीं मालूम ये बात है या नहीं है। तो ये बात थी कुछ पाई के बारे में। तो अब हम थोड़ा सा एक रिलेशन भी जानेंगे, इंपॉर्टेंट। चलिए इसको मैं रब कर रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ थी। कुछ बच्चों के लिए कुछ को पता होगा, तो उसके लिए रिवीजन ही समझ लीजिए आप। तो आज की हम वीडियो को जल्दी जल्दी वाइंड अप करते हैं। हमारे पास इससे रिलेटेड, एंगल से रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी है एनसीईआरटी का, तो वो करेंगे। उसमें एक खास बात होगी जो मैं आपको कहूँगा कि आप उसको लर्न कर लें। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपकी कैलकुलेशन को ईजी करेंगी, तो वो मैं आपको बताता चलूँगा कि आप इस चीज़ को लर्न कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए, अब हमने जो 2 सिस्टम पढ़े, एक सिस्टम हमने पढ़ा कि जो पूरे चक्कर की बात करते हैं, वन कंप्लीट रोटेशन, है ना, पूरा घूम जाए तो क्या होगा, ठीक है, 1 कंप्लीट रोटेशन। या इसमें हम क्या करेंगे, एक रिलेशन देखना चाहते हैं। व्हाट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, इसके बीच में क्या रिलेशन आएगा डिग्री और रेडियन में। तो पूरे एक कंप्लीट रोटेशन के लिए डिग्री में क्या होता है, डिग्री में होता है 1 रेवोल्यूशन, पूरा एक चक्कर जो होता है वो होता है 360 डिग्री। और यही बात रेडियन में किसके बराबर होती है, हमने देखी कि पूरा एक घूमता है तो क्या होगा, वो
दैट इज़ इक्वल टू, जब हम यहाँ लिखते हैं, अच्छा यहाँ पर एक चीज़, एक फार्मूला था हमारा, सॉरी वो मैं बताना भूल गया, मैं अब बता देता हूँ कि किसी भी सर्कल में जो सर्कुलर सिस्टम वाला जो कंसेप्ट पढ़ा है हमने, उसमें फार्मूले का इस्तेमाल होता है। ये सेंटर है अगर, और ये अगर आर्क है आपकी, ठीक है ना, मान लीजिए ए बी ये आर्क है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये मान लीजिए लेंथ एल है, ये आर है, तो जो फार्मूला होता है, ये फार्मूला आप ज़रूर याद रखें, एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, ये मैं बताना यहाँ, ठीक है, यहाँ बता देते हैं इसको, ठीक है। यानी थीटा जो है, एंगल जो है वो लिखा जाता है आर्क लेंथ अगर एल है और ये आपकी आर है। बस बात एक ध्यान रखनी, क्योंकि सर्कुलर सिस्टम से जुड़ी बात है, तो यहाँ जो एंगल होता है वो रेडियन के अंदर होता है, एंगल जो होगा वो रेडियन में होगा। यहाँ अगर आपने डिग्री लिख दिया तो मामला गलत हो जाएगा, आंसर भी गलत आएंगे आपका। तो ये इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट था। तो जब हम पूरा एक लगाएंगे चक्कर, पूरा एक चक्कर लगाएंगे, तो हम यहाँ से एंगल निकाल सकते हैं, फिर वन कंप्लीट, तो वो क्या होगा आपका थीटा, हम थीटा लिख रहे हैं, थीटा क्या होगा पूरे कंप्लीट के लिए, तो इसको हम लिखते हैं कंप्लीट रोटेशन के लिए, थीटा हो जाएगा आपका एल, एल यह होगा आपका पूरा, यानी हम बी ए से चलें तो ए पर आएँ, या बी से चलें तो बी से आएँ, तो सर्कमफ्रेंस आ जाएगी, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस आप पढ़ चुके हैं ना, तो मैंने बता दिया आपको 2 पाई आर होती है, और रेडियस का है इसकी आर, तो एंगल कितना हो गया 2 पाई, यानी थीटा जो 2 पाई आएगा फॉर 1 कंप्लीट रोटेशन की बात की है मैंने, ठीक है। तो रेडियन में निकाल के दिखा दिया कि वैल्यू क्या आती है 2 पाई के बराबर आती है, यानी ये वैल्यू होगी 2 पाई। तो ये क्या हो गया 2 पाई को यहाँ लिख देते हैं सी, चलिए, तो डिग्री में और रेडियन में रिलेशन आ गया। इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा आपका 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, यहाँ रेडियन लिख सकते हैं या, तो ये एक रिलेशन है। इस रिलेशन से आप बहुत सी बातें और लिख सकते हैं। आप 1 रेडियन की वैल्यू निकाल सकते हैं कि कितने डिग्री होगी, 1 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं कितने रेडियन होगी। तो अगर मैं इसको पाई से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 1 रेडियन विच इज़ इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री के बराबर आ जाएगा। इसको अगर आप कैलकुलेट करें तो ये बच्चों आती है वैल्यू 57 डिग्री 29 मिनट्स, यानी ये वैल्यू आपको याद कर लेनी चाहिए कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 29 मिनट। तो इसमें डिग्री बड़ा है, डिग्री बड़ा है या रेडियन बड़ा है, कैसे पता करेंगे? इसको पता करने का एक तरीका क्या है, मैंने क्या एरो बना दिया, इसको पता करने का तरीका कि आप न्यूमेरिकल वैल्यू को देखें। ये है आपका 57, ये है आपका 1, बड़ा कौन है ये, तो जहाँ पर नंबर बड़ा हो वो यूनिट छोटी होती है, यानी डिग्री यूनिट छोटी है और रेडियन यूनिट बड़ी है, इसीलिए एक रेडियन के अंदर 57 डिग्रीज आती हैं, इसलिए ऑब्वियसली डिग्री आप रेडियन आपकी बड़ी यूनिट है, ठीक। चलिए अब हम करेंगे, इसको करने से पहले आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 क्या आपका एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, एग्जाम्पल 1 है, इसको हम समझते चलें और इससे रिलेटेड ही है एंगल से। एग्जाम्पल 1 इसमें क्या है, इसमें आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, 1 मिनट में कितने रेडियन होते हैं और 1 सेकंड में कितने रेडियन होते हैं, यानी 1 डिग्री में कितने रेडियन ये बताना है, 1 मिनट में कितने रेडियन ये बताना है, 1 मिनट में, और 1 सेकंड में कितने रेडियन, ये तीनों चीज़ें बतानी है, ठीक है। तो 1 रेडियन में कितने डिग्री है तो पता चल गया, इसको आप लर्न कर लें, ठीक है। और 1 सेकंड की बात होगी उसको भी आप लर्न कर लें, क्योंकि एक यूनिट की सबसे छोटी जो चीज़ होती है रेडियन में वो 1 रेडियन होगी, तो कितने डिग्री के बराबर होगी याद होना चाहिए। और डिग्री के केस में सबसे छोटा होता है 1 सेकंड, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन होते हैं ये याद होना चाहिए, और ये आपका एग्जाम्पल भी है। हमारे पास रिलेशन क्या है, हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। बस यहाँ से हम चीज़ों को निकालेंगे। अगर हम इसको 360 से डिवाइड कर दें तो हमारा पहला पार्ट जो है ये वाला आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लेते हैं सेकंड और इसको हम लेते हैं सी, तो ए निकालेंगे। तो अगर इसको कर देते हैं तो ये जाएगा 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री कितना होगा, 1 डिग्री, तो हम 180 से डिवाइड कर दें तो 1 रह गया, ये कितना हो जाएगा पाई अपॉन 180 डिग्री। तो ये अगर आप किसी भी डिग्री को रेडियन में बदलना चाहते हैं तो बस इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
किसी भी एंगल जो डिग्री में दिया हो उसको रेडियन में लाना चाहते हैं तो पाई बाई 180 से डिवाइड करेंगे, सॉरी पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई ऊपर आएगा और आपका आंसर रेडियन में आने वाला। लेकिन मैं अभी इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो ये 1 डिग्री की जो वैल्यू आती है वो आएगी आपकी 1.784 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। मैं रेडियन लिख देता हूँ, तो ये आपकी वैल्यू आएगी, यानी आपका ए का आंसर आ गया। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आने वाली है। अब हम बात करेंगे बी की, यानी 1 डिग्री तो इतने रेडियन के बराबर हो गया, तो 1 सेकंड कितने रेडियन के बराबर होगा। तो हमें ये पता चल गया ना कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट के बराबर होता है, और ये हम निकाल चुके हैं कितना 1.784 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। अब हमें 1 मिनट में निकालना है तो उसको 60 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 1 मिनट। 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वैल्यू इतनी ही आ रही है या नहीं। ये आपका बी पार्ट हो गया। अब सी पार्ट में यहाँ करने वाला हूँ। इसमें हमें 1 सेकंड और छोटी हमें यूनिट कर दी, उसमें कितने रेडियन होते हैं। तो 1 सेकंड से पहले हमें ये पता है कि 1 मिनट क्या है। 1 मिनट है आपका 60 सेकंड, और 1 मिनट हमने निकाल लिया, ये कितना है 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। इसको 60 से डिवाइड करो तो आ जाएगा 1 सेकंड। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी फिर 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। ठीक है, ये एक बच्चों इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। तो मैंने आपको बताया कि ये आपको याद करना है और एक ये आपको याद करना है, क्योंकि इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट कैलकुलेशंस में रखेंगे, आपको कैलकुलेट करनी नहीं पड़ेगी। जहाँ भी आपको सेकंड से आपको कन्वर्ट करना है रेडियन में, उसको सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो 4.85 से। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका पहला एग्जाम्पल भी हो गया और हमारी आज की पहली वीडियो का जो भी कंसेप्ट थे हमने कंप्लीट कर लिए। तो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आए होंगे सभी चीज़ें, और आपको समझ में आई हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।